दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें रॉकी माउंटेन्स नाम की जगह को दिखाया जाता है जो कि 7,740 फीट की ऊंचाई पर है। यहीं पर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम था हंटर। हंटर अकेले ही एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है और दूर इलाके में कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे हंटर काफी डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी इसे एहसास होता है कि कोई तेजी से इसकी तरफ भाग रहा है और यहाँ पर हम क्रिएचर्स की हल्की सी झलक देखते हैं। हंटर अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से इस व्हाइट लाइन के अंदर आ जाता है। ये व्हाइट लाइन एक लक्ष्मण रेखा की तरह थी जिसके अंदर आते ही क्रिएचर्स हंटर से दूर हो जाता है और इस तरह हंटर बच जाता है। इस लाइन को इसलिए बनाया गया था ताकि पता चल सके कि 8,000 फीट की ऊंचाई लग चुकी है और क्रिएचर्स 8 फीट की ऊंचाई पर आ नहीं पाते हैं। इसके बाद हम 8,460 फीट की ऊंचाई पर बसे लॉस्ट गल्च रिफ्यूज एरिया को देखते हैं जहां महज 193 लोग ही रहते हैं और इनमें एक परिवार हंटर का भी था जिसमें सिर्फ उसके डेड विल थे। विल हंटर को उसकी गलती पर समझाते हुए कहता है कि तुम्हें 8,000 फीट वाली लाइफलाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी हंटर के लंग्स में प्रॉब्लम थी, इसलिए विल इसके लिए काफी फिक्रमंद रहता था। हंटर विल से कहता है कि मैं बस ये देखने गया था कि आसपास कोई रहता है या फिर नहीं। ये सुनकर विल इसे समझाता है कि ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लंग्स में प्रॉब्लम होने से तुम्हारी जान भी जा सकती है और मैं अब तुम्हारी माँ के बाद तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद हम विल को एक लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम था कैटी। कैटी विल की वाइफ तारा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। विल कैटी को बताता है कि आज हंटर लाइफलाइन क्रॉस करके एल्बा फायर रोड देखने के लिए गया था। यहीं पर आखिरी बार हंटर ने अपनी माँ को भी देखा था। विल हंटर को उसकी सेफ्टी के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रखना चाहता था, लेकिन कैटी उसे समझाती है कि ये इलाका उसके लिए जेल जैसा है। वो इस पूरे इलाके में इकलौता बच्चा है। इस पर विल कहता है कि हम अटैक के 3 साल बाद भी आज जिंदा हैं और हंटर को भी जिंदा रहने के लिए रूल्स फॉलो करने ही होंगे। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम था नीना। ये बुलेट्स निकालकर एक शील्ड पर लगातार फायर करती रहती है, लेकिन इस शील्ड पर जरा भी असर नहीं होता क्योंकि ये शील्ड असल में उन क्रिएचर्स की स्किन थी जो काफी मजबूत थी। इसी रात हंटर की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे ब्रीदिंग खराब होने की वजह से सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगती है, लेकिन सही टाइम पर विल हंटर को संभाल लेता है और फिल्टर को तुरंत चेंज करता है। विल इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मैप में बोल्डर जगह को देखने लगता है और यहाँ जाने का फैसला करता है क्योंकि हंटर के सभी फिल्टर्स खराब हो चुके थे और सिर्फ आखिरी ही हंटर यूज कर रहा था, इसलिए बोल्डर के हॉस्पिटल से उन फिल्टर्स को लाना बहुत जरूरी था। पर हंटर विल को वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि इसी तरह उसकी माँ भी छोड़कर चली गई थी। पर विल इसे वापस आने का प्रॉमिस करता है। इसी सिलसिले में विल नीना से बात करने जाता है, लेकिन नीना कहती है कि मैं सभी रास्ते अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई भी ऐसा रूट नहीं है जो तुम्हें 8,000 फीट से हर वक्त ऊंचा रखे और जैसे ही तुम 8,000 फीट से नीचे गए और तुमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, वो क्रिएचर्स तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुम्हारा उन्हें मारना नामुमकिन है। इसलिए बोल्डर जाने में काफी खतरा है क्योंकि ये 2 दिन जितना लंबा सफर है। लेकिन विल नीना को राजी करने के लिए इसे समझाता है कि तुम भी उन क्रिएचर से बचकर निकली और काफी समय से तुम उनके बारे में रिसर्च भी कर रही हो। वैसे भी बोल्डर में तुम्हारी एक लैब है, हो सकता है कि तुम्हें वहाँ से क्रिएचर्स को मारने की कोई जानकारी मिल जाए। विल की बात सुनकर नीना भी चलने के लिए राजी हो जाती है। विल की वाइफ जब मरी तो उस समय वो तारा के साथ ही थी। विल नीना को कोलंबिया माइंस के रास्ते चलने के लिए कहता है। ये रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर जाता था। नीना विल से कहती है कि वो माइंस की तरह का जाल है, अगर हम वहाँ से बोल्डर गए तो जिंदा बच पाना काफी मुश्किल होगा। इस पर विल कहता है नहीं, मैंने उन माइंस में काम किया, मैं सब जानता हूँ। लेकिन अभी नीना को ये रास्ता सही नहीं लगता है क्योंकि अगर ये किसी तरह बोल्डर हॉस्पिटल तक पहुँच भी गए तो बच पाना नामुमकिन है क्योंकि यह हॉस्पिटल 8,000 फीट से नीचे था। लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए विल हर रिस्क को उठाने के लिए रेडी था।